नमस्ते सभी को। और आज कविता प्रभा मंच पर कार्यक्रम एक कविता एक कहानी में मैं श्रावणी चक्रवर्ती जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावणी जी के बारे में तो जी धन्यवाद। मैं क्या ही कहूँ, आपकी बायो देखकर मेरे पास शब्द तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन आपकी शान में 2 शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगी। चाहे कितनी भी उल्फत आए, चाहे कितनी भी उल्फत आए, गगन का रंग ही क्यों न फीका पड़ जाए, लेकिन विद्वान की विद्वता किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो अंधेरे में भी दमकती ही रहती है, दमकती ही रहती है। तो आज इस मंच पर मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रावणी चक्रवर्ती जी का। आप वैसे महेंद्रगढ़ जी, आप वैसे महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। आप एमए इन अंग्रेजी हैं और अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। पीएचडी होल्डर हैं आप। शासकीय विवेकानंद पीजी महाविद्यालय महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। बहुत सारे कार्य आप एक साथ करती हैं। शोध गाइड हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, कहानीकार हैं, समाज सेविका हैं, बंगाली महिला संगठन में कार्यरत हैं। 43 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं आपके। हिंदी की 70 से अधिक कविताएं व अंग्रेजी की 52 कविताएं तथा बंगला साहित्य की 6 रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कई सारे सम्मान से सम्मानित हैं। रिसर्च लिंक राष्ट्रीय जर्नल्स द्वारा 2004 में बेस्ट पेपर के लिए सम्मान, हिंदी भाषा कॉम द्वारा 10 बार श्रेष्ठ सृजनकर्ता सम्मान से सम्मानित, कविता प्रभा मुस्कान जिंदगी की पटल पर आप 4 बार सम्मानित हो चुकी हैं। अरपा रेडियो द्वारा श्रेष्ठ कहानीकार सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये आपका कहने के लिए तो छोटा सा बायो, लेकिन इस छोटे से बायो में बहुत बड़े बड़े धमाके हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले श्रावणी जी, मैं आपसे ही निवेदन करूंगी कि हम शुरू करते हैं कविताओं से, तो आप अपनी एक रचना पेश करें श्रोताओं के सामने। जी, पहले तो मंजुलता जी, आपको बहुत बहुत आभार। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, पर जी सच में इस कविता प्रभा मुस्कान जिंदगी की, जैसा कि इसका नाम है, तो जब से मैं जुड़ी हूँ तो जिंदगी में मुस्कान ही मुस्कान मुझे दिखता है और प्रेरित करता है कि हम अच्छे से अच्छा लिखें, अपनी रचनाओं को लोगों के साथ साझा करें। और इस पटल के द्वारा जब हम इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ते हैं जिसमें कि हमको प्रस्तुतिकरण के लिए भी इनवाइट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सम्मानित लगता है। तो कविता प्रभा मंच को नमन करते हुए, और कविता प्रभा जी और राजीव जी जो उपाध्यक्ष हैं इस मंच के, और सभी रचनाकार, कवि, मंजुलता जी, और मैं समय समय पर सभी को सुनती रहती हूँ और पढ़ती भी हूँ। और आज इस मंच पे जुड़े जितने भी श्रोतागण हैं या मेरे दोस्त सहेलियां हैं और मेरे छात्र छात्राएं भी हो सकते हैं, कुछ लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत करती हूँ और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता मैंने अभी अभी लिखी है जो कि ज्वलंत समस्या पे आधारित है। अभी हम सबने देखा कि किस तरह से मई जून के महीने में जो तापमान है कई शहरों में, कई प्रांतों में किस तरह से बढ़कर, मतलब लोगों को संकट, किस तरह के संकट पैदा कर रहा है, और आगे आने वाले समय में भी वो बहुत ज्यादा संकट हमारे लिए खड़ा करेगा। तो यही सब सोच के ये छोटी सी एक कविता के रूप में मैंने लिखा है। और ये मेरा आग्रह है सबसे कि जो कि शीर्षक है मेरी कविता, करो सब मिलकर गहन चिंतन, तो उस पे ध्यान देंगे। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ मेरी कविता।
भूमि का खनन, इमारतों का चलन, सड़कों का चौड़ीकरण, पेड़ों का निर्वनीकरण, पानी के सारे स्रोतों का सूखने का मूल कारण, गांवों का शहरीकरण, शहरों में उद्योगीकरण, दूर संचार केबल का स्थापन, प्लास्टिक का उपयोग कड़ाई से बंद करने पर ही स्वच्छ रख पाएंगे हम अपना वातावरण। जनसंख्या वृद्धि भी है इसका एक बड़ा कारण। जनसंख्या वृद्धि भी है एक इसका बड़ा कारण। रहने के लिए जमीन कम पर उपार्जन कम और व्यय अधिकतम। कैसे बच पाएगा ये पर्यावरण? कैसे बच पाएगा ये पर्यावरण? पेड़ पौधे, पाती, फल फूल, हवा, पानी, लकड़ी और ईंधन, पशु पक्षी, जीव और मानव, पशु पक्षी, जीव और मानव, हरियाली और खुशहाली, हरियाली और खुशहाली, सब कुछ धरा रह जाएगा। जब बचा न पाएंगे हम जंगल, गांव, खेत खलिहान, नदियां, झरने, तालाब और समंदर। कैसे बचाएं ये धरती और गगन? कैसे बचाएं ये धरती और गगन? करो सब मिलकर गहन चिंतन, करो सब मिलकर गहन चिंतन और मनन। अगली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाए दैनंदिन। अगली पीढ़ी जी, बहुत सुंदर आपकी रचना। और वाकई एक बहुत ज्वलंत मुद्दा इस समय बना हुआ है। जिस तरह से इस समय मौसम का तापमान अपना कहर बरसा रहा है, पेड़ ना होने की वजह से कितने सारे पेड़ सभ्यता को बसाने के चक्कर में काट दिए गए। तो इसके वजह से ये सारी समस्याएं उभरी हुई हैं। और सही कहा आपने श्रावणी जी, अधिक पेड़ लगाएं ताकि इस ज्वलंत मुद्दे से हम बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कविता अब आप सबके सामने रखती हूँ। और मेरी कविता जो है महाभारत काल के ऊपर आश्रित है। और मैंने आज जो पात्र को चुना है वो पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र है, एक गरीब पिता के घर वो जन्म लेता है। पिता तो थे वैसे विश्व धनुर्धर, उनके समान धनुर्धर तो कोई था ही नहीं, लेकिन गरीबी इतनी कि उस दिव्य बालक को गरीबी की जो मार सहनी पड़ी और वो बड़ा भी जब हो जाता है बहुत सारी यातनाओं से उसे गुजरना पड़ता है। आज जो मैं इस कविता में चित्रण लेकर आई हूँ अश्वत्थामा की, वो उस वक्त का है जब लड़ाई के दौरान द्रोणाचार्य मारे जाते हैं और जो अश्वत्थामा है वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले पटेल के उस पार जितने भी लोग हैं जिनको मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, आप सबको मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं स्वागत करना चाहूंगी। आपकी पावन उपस्थिति ही हम सबके उत्साहवर्धन करता है। तो चलिए ही मैं आप सबको अश्वत्थामा चरित्र के ऊपर मैं अपनी काव्य रचना सुनाना चाहूंगी। था वो अश्वत्थामा पुत्र द्रोणाचार्य, अद्भुत मणि मस्तक पर धारण कर, अद्भुत मणि मस्तक पर धारण कर जन्मा था गरीब दिव्य धनुर्धर के घर। अमृतत्व लिए हुए लेकिन जन्म से ही था अभागा। दूध के लिए तरस गया था बचपन, दूध के लिए तरस गया था बचपन, आटे को के घोल में ही दूध दिखता था उसको। द्रोणाचार्य मित्र द्रुपद के घर गए गाय मांगने, लेकिन अपमानित होकर लौटे वहां से। था अति बलवान, यानी अश्वत्थामा था अति बलवान, कई शास्त्र और महाशस्त्रों का ज्ञाता। महाभारत का युद्ध
था उसके लिए चुटकी समान, लेकिन लीलाधर कृष्ण के आगे था वो असहाय। लेकिन लीलाधर कृष्ण के आगे था वो असहाय, पिता की मौत ले डूबा उसे अवसाद में। क्रोध था उसका सबसे बड़ा शत्रु, यानी बचपन से इतनी यातनाएं उसने सही थी कि अंदर ही अंदर उसके क्रोध उबलता रहता था। तो मेरी लाइनें कुछ इस प्रकार है। क्रोध था उसका सबसे बड़ा शत्रु, महाशस्त्रों का प्रयोग कई बार वो करना चाहा, लेकिन कृष्ण की कूटनीति विफल हुआ हर चाल। क्रोध की अधिकता से हुआ वो मदांध हाथी समान। जाने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया अश्वत्थामा, जाने कितने ही महायोद्धाओं को मार गिराया अश्वत्थामा। पांडव सेना में हाहाकार, अफरा तफरी मच गई थी। द्रौपदी के 5 पुत्रों की मौत, माहौल हुआ गमगीन। द्रौपदी के 5 पुत्रों की मौत, माहौल हुआ गमगीन। महाशीर अस्त्र का प्रयोग, महाशीर अस्त्र का प्रयोग दोनों तरफ महाप्रलय ही तो लाया था। कृष्ण के अनुरोध पर अर्जुन शांत कर दिए उस महाअस्त्र को, लेकिन अश्वत्थामा रुख मोड़ दिया अस्त्र का उत्तरा के कोप की ओर। कृष्ण ने बचा तो लिया उत्तरा को, लेकिन भयंकर परिणाम भुगता उस योद्धा ने। उस अद्भुत मणि को मस्तक से निकाल, यानी वो मणि ही अश्वत्थामा की ताकत थी। उस अद्भुत मणि को मस्तक से निकाल श्राप दिया कृष्ण ने। 3000 वर्षों तक इस धरती पर दर दर की ठोकर खाते हुए भीख मांगोगे तुम, फिर भी तुम्हारे समस्याओं का निदान नहीं। बड़ा भयंकर था श्राप, बड़ा भयंकर था श्राप। निहत्थों को मार गिराने के एवज में कहते हैं लोग कई बार अश्वत्थामा आज भी मस्तक पर घाव लिए मारा फिरता हुआ देखा गया है जंगलों में। तेल हल्दी की भीख मांगते, अपने कर्मों की सजा भुगतते। भगवान आशुतोष का आशीष था वो, भगवान आशुतोष का आशीष था वो। आज भी उसकी आराधना करता है। बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के शिवलिंग पर प्रथम पूजा अश्वत्थामा ही करता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा इसी धरती पर सबको भुगतना होता है। स्वर्ग नरक है इसी धरती पर, यहीं पर मोक्ष प्राप्त होता है। स्वर्ग नरक है इसी धरती पर, यहीं पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी काव्य रचना अश्वत्थामा पर। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर, यानी पूरा इस पे आपने रिसर्च करके, क्योंकि महाभारत के दूसरे पात्रों पे तो हमने कविताएं और कहानियां सुनी है, पर अश्वत्थामा पे इस प्रकार की कविता मैंने पहली बार सुनी। तो बहुत ही साधुवाद मंजुलता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है और उनके चरित्र को बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया। जी धन्यवाद। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कहानी की ओर चलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी वो माध्यम है, बल्कि मैं ये कहूँ कि कहानी समाज का दर्पण होता है। कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे ज्वलंत मुद्दाओं पर हम बातें कर सकते हैं। और कहानी एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने मन के भाव को बड़ी अच्छी तरह से कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो श्रावणी जी, इसमें मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करना चाहूंगी
कि आप अपनी कोई अच्छी सी कहानी सबको सुनाएं। धन्यवाद मंजुलता जी। जी तो मैं एक लघु सी कहानी आप सबको सुनाती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है उपहार। मैं अपनी यादों के झरोखों में खो गई और लौट गई उस पुराने समय में, जब एक दिन मैं मुख्य सड़क पर खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रही थी। बस, मिनी बस अथवा टेम्पो अगर नजर आ जाता तो मैं उसमें बैठकर अपने ऑफिस जाऊं, जो कि मेरे घर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ऑफिस आना जाना पड़ता था। अगले दिन विपक्षी दल के द्वारा हड़ताल रखा गया था। गर्मी का दिन था, ऑफिस प्राइवेट होने के कारण छुट्टी भी नहीं थी। सुबह मेरे पति मुझे अपने बाइक पर ऑफिस छोड़कर अपने स्टील प्लांट चले गए थे। जब शाम को मेरा ऑफिस छूटा, 5:30 बज गए थे, तो काफी देर हो गई थी और मुझे इसी बात का डर था कि मैं घर कैसे लौटूंगी, क्योंकि मेरे पति उस दिन घर जल्दी लौट गए थे। अचानक एक कार आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मैं उस भरी गर्मी में भी डर से कांपने लगती हूँ, क्योंकि मुझे अनजान लोगों से लिफ्ट लेने में हमेशा डर लगता था। एक महिला उस कार से उतरती है और मीठी आवाज में पूछती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वही जानी पहचानी सी मधुर आवाज इतने वर्षों बाद सुनकर मेरा डर गायब हो जाता है और मन प्रसन्नचित हो जाता है। वह मेरे लिए सचमुच एक बहुत ही सुखद आश्चर्य का क्षण था। अरे मंजरी, तुम? वह आकर मुझे गले लगा लेती है। खुशी के उन पलों में दोनों की आंखें नम हो जाती है। हम दोनों सहेलियां बहुत लंबे समय के बाद अचानक यूं सड़क पर मिलते हैं। वह मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। रास्ते भर हम दोनों अपने पुराने सुनहरे दिनों की करते याद करते हुए जाते हैं। जिस दूरी को तय करने में मुझे रोज बहुत थकान महसूस होती थी, आज जैसे चुटकियों में ही बीत गई। इसे कहते हैं दोस्ती। मेरी बचपन की सबसे अच्छी सहेली के साथ यह समय इतनी जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर मैंने अपनी पति सुरेश और बेटी प्रिया से मेघा को मिलाया। नमस्ते मेघा जी, सुरेश उनसे मिलते ही कहते हैं, और प्रिया भी, नमस्ते मौसी, आप कैसी हैं? कहकर मेघा के पास बैठ जाती है। मैं अंदर जाकर सबके लिए गरम कॉफी बनाकर लाती हूँ और साथ में कुछ नाश्ता और केक भी, जो मेरी बेटी ने बनाया था। मेरे पति और प्रिया, हम दोनों सहेलियों को एक साथ इतने साल बाद मिलने की जो खुशी है, उसको देखकर बहुत आनंदित हो उठते हैं। सुरेश और प्रिया एक साथ ही कह उठते हैं कि आपके बारे में मंजरी से हमने बहुत सुन रखा था, पर आज इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। बातों का सिलसिला यूं ही कुछ देर तक चलता रहा। मैंने मेघा से कहा, हम लोग सब एक साथ बैठकर आज घर पर ही खाना खाएंगे। मैंने मेघा के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। मैंने देखा कि रसोई में घर में पहले से ही प्रिया ने सारी तैयारी कर रखी है। सुरेश मेरे लिए एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लेकर आए हैं और कुछ विशेष व्यंजन और मिठाइयां भी। हम लोगों ने एक साथ बैठकर
खाने का लुत्फ उठाया। फिर हम दोनों सहेलियां गाना गाते हुए थिरक उठी। मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं लाइन ही बोल देती हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। इसके बाद मेघा बाहर अपनी कार तक जाती है और वहां से एक बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल लेकर आती है और मुझे भेंट करते हुए कहती है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मंजरी। असल में उस दिन मेरा जन्मदिन था और ऑफिस होने के कारण हमने धूमधाम से मनाने के लिए नहीं सोचा था। सुरेश और प्रिया मेरा जन्मदिन घर पर सादगी से ही मनाना चाहते थे। आज सबसे बड़ी खुशी यह हुई कि आज मेरी बचपन की सहेली मुझे मिली। उससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। बाद में मुझे मेघा ने बताया कि यह सरप्राइज एक्चुअली प्रिया का ही आइडिया था। उसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मन ही मन अपनी बेटी और सहेली को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मैं उसके गले लग जाती हूँ और उसे अशेष धन्यवाद करती हूँ। हमारी दोस्ती भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है और आज का जन्मदिन बहुत ही अविस्मरणीय है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कहानी। और आज के युग में इतनी खूबसूरत दोस्ती दिखता ही कहाँ है, जबकि लोग मशीनी अंदाज में जिंदगी जीने लगे हैं, खुद उनको अपना ही होश नहीं रहता। ऐसे समय में सखी सहेलियों को याद करना, उनके जन्मदिन को मनाना वाकई किसी वरदान से कम नहीं लगता, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपकी कहानी दोस्ती पर बहुत ही खूबसूरत मोहने वाली कहानी आपकी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कहानी जो पेश करना चाहती हूँ, ये है मेरा जो विषय है भूख। भूख यानी सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि विद्या की भूख, आत्मा की भूख, किसी चीज को पाने की तलब। कुछ ऐसे ही विषय पर मैंने अपनी कहानी को लिखने की कोशिश की है कि दुनिया में गरीबी तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी पात्र जिंदगी में मिल जाते हैं जो उस गरीबी में पल रहे बच्चों को निःशुल्क आगे बढ़ा ही देते हैं। तो कुछ ऐसे ही विषय पर मेरी कहानी है। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। इंसान जिंदगी के रंगमंच पर कई पर्दों से होकर गुजरता है, कई तरह के भूख का सामना कर रहा होता है। कुछ पेट की आग से परेशान होते हैं, तो कुछ का किसी चीज के प्रति लगाव और जुनून ही उसकी भूख होती है। रंजना के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात थे। पैदा हुई थी बेहद गरीब घर में, 4 भाई बहन थे कुल। रंजना बीच की थी। माँ कोठी में चौका बर्तन करती थी और पिता मजदूर था। जब काम मिला किया, वरना फाके ही गुजारने होते थे। लेकिन रंजना इतनी गरीबी में भी बड़ी बड़ी ख्वाबों के संग वो पैदा हुई थी। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा थी। सुरीली आवाज, गाती थी तो जैसे हवा भी थम जाती थी। सुन सुनकर फिल्मी गीतें गाती ही रहती थी। शास्त्रीय संगीत की ललक बहुत थी, मगर साथ ही साथ पढ़ने लिखने की भूख भी सताती थी। क्या करे रंजना? माँ बाबा से कई बार अपने मन की बात कहती, लेकिन वो भी क्या करते। रंजना एक बार अपने बस्ती के एक उत्सव में भजन गाने बैठी। करीब 4 भजन गाए थे उसने कि कोई स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, माँ सरस्वती की विशेष मेहरबानी ही तुम पर। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने को तैयार हूँ। अपने माँ बाबा से मिलवाना मुझे। इतना कह वो अपना कार्ड तथा 1000 रुपया रंजना को दे चले गए।
रंजना को समझ ही ना आ रहा था, इतनी बड़ी रकम एक अनजान आदमी ने उसे क्यों दिया। गाती तो वो हमेशा ही है, लेकिन खैर, वो घर आई और माँ बाबा को वो कार्ड और पैसा दे सारी बातें बताई। बाबा ने जब कार्ड देखा तब बोले, अरे ये तो शहर के जाने माने संगीतक हैं, लेकिन उनका फीस नहीं। रंजना, छोड़ दो बेटी ये ख्याल, पेट की आग ही नहीं शांत हो पाती, तुम्हारे खर्चे को मैं कैसे उठाऊंगा। इतना कह बाबा अपने काम में लग गए। माँ जिस कोठी में काम करती थी वहीं से पुराने कॉपी किताब लाती थी जिससे उसकी पढ़ाई चल रही थी। कोठी की मालकिन ही उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दी थी। फीस वगैरह भी वही भर देती थी जो माँ के तनख्वाह से धीरे धीरे कट जाता था। धीरे धीरे रंजना 10वीं फिर 12वीं भी पास कर गई। दोनों ही साल अपने राज्य का नाम रोशन किया रंजना ने। चारों तरफ एक ही शोर था, कीचड़ में कमल खिला है। एक शाम जब वो अपने कॉलेज के कार्यक्रम में गा रही थी कि अचानक वही स्नेहिल हाथ उसे अपने सर पर महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो वही सज्जन थे जो वर्षों पहले उसे मिले थे। उन्होंने कहा, लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। रंजना ने बस सर हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे माँ बाबा से मिलना चाहूंगा बेटी। रंजना उन्हें माँ बाबा से मिलवाई। उन्होंने कहा, अपनी बेटी मुझे दे दी, ऐसे ही हुनर की तलाश मुझे हमेशा रहती है। इसके आगे की पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। क्या कहते हो? लेकिन रंजना तपाक से बोली, यानी बड़ी स्वाभिमानी लड़की थी वो, मैं माँ बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम बिकाऊ नहीं हैं। उन्होंने कहा, अरे मैं ऐसा कब कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा, तुम्हारा हुनर ही मेरी फीस होगी, अलग से किसी फीस की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो माँ बाबा से देर तक बातें करते रहे। माँ बाबा के सोच से ऊपर ये सब कुछ हो रहा था। पंडित कुणाल शहर के जाने माने शास्त्रीय संगीतक थे। सुना था कई गरीब बच्चों की जिंदगियां उजागर की थी उन्होंने, लेकिन रंजना की जिंदगी भी ऐसे पलटेगी कभी सोचा न था। दूसरे दिन से ही पंडित कुणाल उसके घर आने लगे। परेशानियां कई थी सामने। वो एक गंदी सी बस्ती थी। रंजना का घर थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन संगीत के लिए माहौल फिर भी नहीं था। चारों ओर से आती हुई बदबू जैसे नाक फट जाती थी। नालों का गंदा पानी ठीक रंजना के घर के दरवाजे से गुजरता था। मक्खी मच्छर से परेशान किसी तरह परिवार गुजारा कर रहा था। संगीत के लिए रंजना के माता पिता ने आगे का कमरा खाली कर दिया। पंडित कुणाल जब भी आते एक बार मन जरूर कड़वा हो जाता, लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो, अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मन को हौसलों की उड़ान देनी होगी। शिला भी मखमली बिछावन लगेगी, पथरीले रास्ते मखमली गलीचा। बस मन प्रबल रहे, इच्छाएं सबल रहे, आंधियां भी राह देंगी, सागर भी राह देंगी, बस हौसले रहे प्रचंड, वक्त हमारे संग होगा। एक तरफ पंडित कुणाल अगर अपने वादों के पक्के थे, तो दूसरी तरफ रंजना अपनी धुन की पक्की थी। रंजना अपने माता पिता को छोड़ पंडित जी के आश्रम में जाने से घबराती थी। उधर पंडित जी खुद से वादा कर चुके थे कि वो हर उभरते कलाकार को मंच जरूर देंगे। अपने वादे मुताबिक वो रंजना को झोपड़ी में ही आकर प्रशिक्षित करते रहे। साथ में अपने वाद्य यंत्रों को भी लाते।
रंजना खूब मन लगाकर शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। उस झोपड़पट्टी में बड़ा ही खूबसूरत माहौल बनता जा रहा था। परेशानियां तो थी, लेकिन इरादों के समक्ष सब फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। रंजना इस बीच बहुत कुछ सीख चुकी थी। पंडित जी रंजना को शिष्या रूप में पा काफी सुकून महसूस करते थे। जिस तेजी से रंजना संगीत विधाओं में पारंगत होती जा रही थी, पंडित जी गदगद हो गए थे। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी उनके शिष्य बने, लेकिन इस बीच उस इलाके में कई तरह के बदलाव आए। पंडित जी के आते रहने से लोगों ने साफ सफाई की ओर भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। इतनी गंदी बस्ती साफ सफाई से पूर्ण पूरे शहर में एक मिसाल बनकर उभरी। 1 साल बाद पंडित जी ने एक शो रखा। दूर दूर से लोग इस शो में आमंत्रित थे। ये मात्र शो नहीं, किसी के सुनहरे भविष्य का सुंदर आगाज भी था। नियत समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। बस्ती के लोगों ने ही मंच की मनमोहक सजावट की थी। सारे दर्शकगण सजावट देख मंत्रमुग्ध होते। रंजना के स्टेज पर एंट्री, पंडित जी द्वारा रंजना का खूबसूरत परिचय माहौल को काफी खूबसूरत बना गया था। उत्सुकता बनी हुई थी दर्शकों में। सब जानते थे पंडित जी हर बार नए नगीने अंधेरों से भी खोज लाते हैं। शाम शुरू हुई, रंजना का गायन शुरू हुआ। एक के बाद एक गीत। सारा दर्शक दीर्घम मंत्रमुग्ध था। शाम गहराने लगी थी। आधी रात होने को आई थी, लेकिन दर्शकों की प्यास रंजना को और अधिक सुनने की खत्म ही ना हो रही थी। रंजना भी थकने का नाम ही न ले रही थी। एक से एक राग प्रस्तुत किए। ऐसा लग रहा था सारे ग्रह नक्षत्र सिमट आए हो रंजना के आगे बगल अगल बगल। इस बीच शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ फिल्मी गीत भी प्रस्तुत किए रंजना ने। सारा माहौल बस रंजना रंजना ही पुकार रहा था। आधी रात से सुबह होने को आई। तब पंडित जी को लगा अब रंजना के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने वक्त का हवाला देते हुए वही कार्यक्रम समाप्त किया। बहुत तारीफ हुई थी रंजना की। दर्शक जाते जाते ढेरों उपहार और पैसे दिए रंजना को। रंजना ने सारे उपहार और पैसे पंडित जी को पकड़ा दिए। उपहार तो उन्होंने रंजना को तुरंत ही वापस कर दी, लेकिन जब पैसों को गिना तो पाया कि कुल 6 लाख राशि सिर्फ रंजना के हिस्से में आई थी। पंडित जी उन पैसों को क्या करते? उन्होंने रंजना के माता पिता को पैसे को देते हुए कहा, ये पैसे रंजना के हक के हैं। इस पगली ने सारे पैसे मुझे ही थमा दिए। मैं क्या करूंगा इन पैसों का? इन पैसों पर को तो आप दोनों ही रखो। आप दोनों इन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हो। घर के हालात सुधर जाएंगे। आपकी बेटी बहुत होनहार है। वो जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, वहां तक पहुंचने में लोगों को उम्र लग जाता है, लेकिन आपकी बेटी इतनी जल्दी वहां तक पहुंच गई। ईश्वर चाहेगा तो आगे रंजना इससे भी अच्छे अच्छे शो करेगी। इतना कह पंडित कुणाल वहां से चले गए। तो ये थी मेरी कहानी, जिसका शीर्षक मैंने रखा था भूख। यानी रंजना के अंदर संगीत सीखने की जो भूख थी, वो गरीबी में कहीं न कहीं दब कर रह जाती, लेकिन पंडित कुणाल ने उसके उस भूख को तृप्त किया और उसे एक उभरता कलाकार का रूप दिया। तो इसके साथ ही मैं अपनी कहानी को समाप्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी। मैं तो बिल्कुल खो गई थी। एकदम मंत्रमुग्ध करने वाली कहानी, और इतना बड़ा जो उदार जो
विद्वान जैसा कि आपने कहा, वो तभी विद्वान कहलाता है जब उसका उदारता उसमें दिखे। तो हाँ एक जी, जो छोटी सी गरीब सी बच्ची जिसके गले में माँ शारदा का आशीर्वाद था, तो वो तभी आगे बढ़ सकती थी जब इस तरह के उदारवान लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद हो और उनको आगे बढ़ाने की सोचे, है ना? तो हाँ जी, बहुत सुंदर, एकदम खो गए थे हम सब, मुझे लगता है हाँ जी, सारे धन्यवाद, श्रोता भी, धन्यवाद। सारे। बहुत सुंदर आपकी कहानी मंजुलता जी, तो बहुत जी, अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। तो अब वक़्त हो चला है और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही वक़्त, मेरी कहानी थोड़ी-सी लंबी भी थी। तो इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी और श्रावणी जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मेरा आपसे परिचय हुआ, हमें जी, एक-दूसरे को मुझे मिलने भी का बहुत मौका मिला मिलने का और अवसर कविता मिला। प्रभा मंच की बहुत बड़ी ये ख़ासियत है कि नए-नए लोगों से मिलवाती हैं, जिन्हें हमने कभी सुना भी नहीं होता है। जी, ऐसे बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल। मिलने का मौका मिलता है। हाँ, तो इसके जी, साथ ही मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।